हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था SN1 और SN2 रिएक्शंस, जिसमें कौन कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है, किनको ध्यान में रखना होता है, इन सारे बातों को हमने डिस्कस किया था। और किस तरीके से होता है SN1 या SN2 रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 या SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली चार फैक्टर्स होते हैं जो एसएन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा आपके पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तीसरा है आपके पास नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और चौथा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट विच इज यूज्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन मीडियम में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं उस पर भी ये डिपेंड करती है, या सिंपली कह सकते हो वो अफेक्ट करती है रिएक्शन रेट को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक इफेक्ट को या किस तरीके से इफेक्ट होती है उन चीजों को एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट कह रहे हैं बेसिकली जो हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम सबस्ट्रेट। जो RX यूज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं सबस्ट्रेट। तो किस तरीके का RX यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा हमारा SN1 या SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो SN2 रिएक्शन में क्या था, अगर SN2 की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता था और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बनती थी। वहीं अगर SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो RX में से क्या होता था, पहले ये बॉन्ड ब्रेक करके और R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन बनता था। ठीक है, यानी SN1 की बात करेंगे तो उसमें जो ज्यादा बेटर कार्बोकेटाइन बनाएगा वो क्या करेगा, अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। वहीं SN2 की बात करेंगे तो जिसमें बहुत कम भीड़ भाड़ होगा वो क्या देगा, अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। जैसे कि इसमें देखते हैं हमारे पास चार एग्जाम्पल है। पहला इसको ले लीजिए, दूसरा, तीसरा एंड दिस वन इज फोर्थ। पहला देखेंगे क्या हमारे पास मिथाइल हैलाइड है, दूसरा है हमारे पास, इसको प्राइमरी हैलाइड कह सकते हैं, दिस वन इज सेकेंडरी हैलाइड, दिस वन इज टर्शियरी हैलाइड। अब इसमें देखेंगे कि SN1 किस में अच्छा होता है, SN2 किस में अच्छा होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे पहले SN1 की, तो चूंकि यहाँ से अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। अब जानते हैं जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्या करेगा, ये SN1 रिएक्शन तो देगा ही नहीं। ये सर नो। वही बात करें 2 डिग्री में क्या होता है, सॉरी ये 1 डिग्री बन रहा है आपके पास, 1 डिग्री बन रहा है। 1 डिग्री में क्या होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, तो ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। वहीं अगर बात करें 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिलेटिवली क्या होता है, 0 डिग्री या 1 डिग्री से रिलेटिवली क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए क्या करेगा, वो SN1 रिएक्शन देगा, लेकिन क्या देता है, मॉडरेट देता है। वहीं अगर बात करेंगे 3 डिग्री की, तो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। इनके कंपैरिजन में इंटरमीडिएट जो बनता है 3 डिग्री वो स्टेबल होता है। इसलिए SN1 में जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है दैट विल गिव एक्सीलेंट SN1 रिएक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए SN2 की बात करेंगे तो बैक साइड अटैक के लिए न्यूक्लियोफाइल का भीड़ भाड़ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको अच्छे से समझाया था हमने। हाइड्रोजन क्या है, छोटे छोटे एटम्स है, तो इसके बैक साइड से अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होता है, आसान होता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग किस में, 0 डिग्री में, तो अच्छा SN2 रिएक्शन होगा। 1 डिग्री में भी क्या होगा, अच्छा SN2 होगा। 2 डिग्री में बात करेंगे तो मॉडरेट होगा। वही 3 डिग्री में बात करेंगे तो बिल्कुल SN2 रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन जब पढ़ाएंगे आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे रहते हैं मिथाइल ग्रुप, ये क्या हो जाते हैं, अपने आप में बहुत बल्कि ग्रुप हो जाते हैं। अब बल्कि ग्रुप हो जाते हैं तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आसानी से क्या आप सिंपली कह सकते हो कि SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में करेगा ही नहीं करेगा। बातें क्लियर है। तो सिंपल भाषा में अगर हम कह दें, सिंपल लैंग्वेज में, कि मिथाइल के साथ हेलोजन रहेगा दैट विल गिव SN2 बेस्ट। 1 डिग्री हेलोजन क्या करेगा, SN2 देगा, आया ना। SN2 की बात करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा आपके पास।
और 3 डिग्री जो होता है ये SN2 जाओगे तो इस साइड से जाने से क्या होगी, रिएक्टिविटी रेट बढ़ेगी, रेट इंक्रीज है। वहीं अगर SN1 की बात करेंगे तो इधर जाते जाते क्या होगा, आपका SN1 रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। इसके लिए अगर बात करेंगे हम लोग तो ये SN2 नहीं शो करेगा, इनके लिए बात करेंगे तो ये SN2 शो नहीं करते। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी सिंपली कह सकते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री क्या होंगे, बहुत अच्छे SN2 देंगे। वहीं अगर बात करेंगे 3 डिग्री का SN2 नहीं देगा और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 क्या देगा, बहुत अच्छे से देगा रिएक्शन। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए सेकेंड इफेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो लिविंग ग्रुप बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए अल्काइल हैलाइड लिए थे तो सब्सट्रेट को छोड़ करके जो जा रहा है, हेलोजन मान लीजिए जा रहा है, तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप। उसी चीज को क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। अब आप एक बात बताइए, पहले यहाँ इसके साथ बंधा हुआ था ये, अच्छे से इनके बीच में बॉन्डिंग थी, तो कोई किसी को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, है या ना? वो छोड़ के तब जाएगा जब क्या होगा, वो अच्छा स्टेबल बन रहा होगा। यानी एक्स, यानी जो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद अगर वो अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है तो सिंपली कह सकते हैं दैट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप। यानी जितना स्टेबल बनेगा बाद में उतना अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। जैसे हेलोजन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारे पास RI है, दूसरा RBr है, तीसरा RCl है, चौथा RF है, ठीक है। इसको आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इन बॉन्ड्स को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, आयोडाइड मिलेगा, ब्रोमाइड मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो इनके स्टेबिलिटी की आपको बात करनी है। देखो कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है छूटने के बाद, यानी टूटने के बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना उतना अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, और उतना ही अच्छा क्या करेगा, रिएक्शन को वो गवर्न करेगा, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। क्योंकि SN1 और SN2 दोनों में क्या है, पहले ही चीज क्या है जो वहां से टूट रहा है। SN2 में भी क्या होता है, RX बॉन्ड का टूटना होता है, SN2 में भी क्या होता है, RX बॉन्ड टूटता ही है ना। तो सबस्ट्रेट तो दोनों में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जितना आसानी से टूट जाएगा उतना क्या करेगा, अच्छा वो SN1 हो या SN2 दोनों रिएक्शन देगा, ठीक है। उसके लिए सेपरेट सेपरेट बताए थे, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे दिस विल बी वैलिड फॉर SN1 एंड SN2 बोथ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन क्या है, छोटा सा एटम है, क्लोरीन इससे बड़ा है, ब्रोमाइड उससे थोड़ा बड़ा है, आयोडीन क्या है उससे और बड़ा है। तो आप सिंपली ऐसे समझिए कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, छोटे से जगह में या जहाँ फैल के बिल्कुल बड़े एरिया में रहेगा उसमें। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी यानी उसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आसानी से टूटना चाहेगा, टूट करके क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख रखा है, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस, ये दोनों के लिए वैलिड होगा, SN1 SN2 दोनों के लिए। आयोडाइड के केस में लेते हैं तो लगभग 30,000 है इसका, और ब्रोमाइड के लिए देखेंगे तो 10,000, क्लोराइड के लिए 200 और फ्लोराइड के लिए 1। अगर मान लो फ्लोराइड को 1 मान रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में रेट आप देख सकते हो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोराइड SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज को अगर मान लीजिए कंपेयर करें हम लोग तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए RI है, RBr है, एल्काइल क्लोराइड है और एल्काइल फ्लोराइड है। तो इसमें अगर हम लोग रेट की बात करेंगे, रेट की, तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसके लिए होगा, देन Br के लिए, देन क्लोरीन के लिए, देन फ्लोराइड के लिए। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो रखी है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट
लिविंग ग्रुप्स को लिख के रखा हुआ है। एक होता है टोसाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं मेसिटाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं ट्रिप्लेट क्लोराइड, या Cl को हटा दो तो ट्रिप्लेट आयन कहेंगे, इसमें Cl को हटा दो तो मेसिटाइल आयन कहेंगे, इसको हटा देंगे तो इसको सिंपली कहते हैं टोसाइल या टोसाइलेट आयन। ठीक है, अब देखो ये जो होते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स, बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं समझो। जब भी इनका रिएक्शन कराया जाता है, जनरली इनको एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा करके लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे, मान लो ROH है, हमारे पास एल्कोहल है, इसका रिएक्शन मान लो हम करा दे रहे हैं टोसाइल क्लोराइड से। ठीक है, इसको TSCl लिख दे रहे हैं सिंपली, तो क्या होता है, ये H और ये Cl निकल करके हट जाते हैं, और साथ ही क्या होता है आपके पास, सिंपली कह सकते हैं RO इसके साथ TS जुड़ जाता है। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, OTS। अब OTS लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है हमारे पास, सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, अब जब ये ग्रुप लीव करेगा तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है, इधर भी हो रही है या ना। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का भी काम कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, इसीलिए ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। सेम चीज आप इसमें देख सकते हो, एक ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पे लगा दो, Cl को हटा करके मान लीजिए इसको हम क्या कर दे, ऑक्सीजन लगा दे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, सेम तरीके से रिएक्शन होगा, फिर ये अच्छे से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। बात क्लियर है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। चलिए, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा और अगला पॉइंट जो है आपके पास, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड किस तरीके से करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, SN1 और SN2 के लिए देखेंगे। ठीक है, SN2 के लिए अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल स्टार्टिंग में अटैक करता है, वहीं SN1 के लिए बात करेंगे तो कार्बोकेटायन बनने के बाद अटैक करता है, हाँ या ना। तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी आपकी रिएक्शन कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। यस और नो। यहाँ पे और एक चीज हम लिख सकते हैं, CH3 नेगेटिव डाल सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी द कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, या फिर कह सकते हैं बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ आप सिंपली इस तरीके से समझे, कभी भी आपको न्यूक्लियोफाइल समझने में दिक्कत होगा तो आप क्या करो, उनका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, HF है, इसका H2O बन जाएगा, ये NH3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, CH4, हाँ या ना। अब देखो, जो जितना वीकर एसिड होगा, जो जितना वीकर एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। जैसे इनका एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे तो एसिडिक ऑर्डर इस तरीके से होगा, यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, कह सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपली आप कह सकते हैं उतना उतना ही क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कम स्टेबल है, जैसे CH3 की बात करेंगे यहाँ में से, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। तो जितना कम स्टेबल है वो उतना आतंक मचाएगा, यानी वो किसी पे अटैक करने के लिए उतना आतुर रहेगा, है ना। तो CH3 क्या हो जाएगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, बेस्ट बेस हो जाएगा, उसके बाद अमाइड हो जाएगा, देन हाइड्रोक्साइड, देन फ्लोराइड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए, कुछ और बेस कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर बात करेंगे, इनको अगर कहें तो दीज आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज बेस और न्यूक्लियोफाइल, एंड दीज आर न्यूट्रल।
एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर सेम ही एसिड का कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं हम, सेम एसिड का कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर आपका एसिड होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। सेम एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस लेते हैं तो आप सिंपली इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जिसके पास नेगेटिवली चार्ज होगा यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यानी वो हमेशा क्या होगा, एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो वाटर से अच्छा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। मिथेनॉल से अच्छा मिथोक्साइड। अमीन से अच्छा अमाइड। और यहाँ पे एच को हटा करके एक नेगेटिव लगा दो तो ये 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा ना। बात क्लियर है? आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक H2O है और दूसरा मान लीजिए H2S है। इसके पास भी दो लोन पे, इसके पास भी दो लोन पे। या मान लीजिए हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है और दूसरा मान लो SH नेगेटिव है। इनका अगर आपसे पूछ दिया जाए न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर तो कैसे आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे या कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, जरा सोच के बताएंगे आप। चलिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो बेसिकली इसमें जो हम लोग फैक्टर अप्लाई करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अप्लाई करेंगे। देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या होता है, सल्फर से ज्यादा होता है। और अगर सल्फर से ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा, पुल करके रखेगा, जल्दी देना नहीं चाहेगा। वहीं सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। यानी अगर बात करेंगे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा। तो सल्फर वाला क्या हो जाएगा, यानी H2S बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे SH क्या हो जाएगा आपके पास, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। आई होप न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो रखा है। ये दोनों के लिए होगा। SN2 के लिए अगर बात करेंगे तो वो एक ही स्टेप में होता है तो स्टार्टिंग में होगा। SN1 के लिए बात करेंगे तो वो कार्बोकेटाइन बनने के बाद होगा। चलिए ये तो बातें हो गई आपके पास, तीनों फैक्टर अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है रिएक्शन को, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे तो आप जानते होंगे दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है। और एक चीज आप ये भी जानते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी सेम नेचर का सॉल्वेंट सेम नेचर के कंपाउंड को या सब्सटेंस को डिजोल्व करता है। ठीक है। अब इसमें आपको पोलर में दो चीजें और पढ़नी है जिसको हम कोई सेपरेट वीडियो बना देंगे सॉल्वेंट के लिए। पोलर में होता है एक एप्रोटिक और एक होता है प्रोटिक। सिंपल सा आपको यहाँ हम समझा दे रहे हैं। एप्रोटिक वो होगा जो H प्लस रिलीज ना करे और प्रोटिक वो होगा जो H प्लस रिलीज कर सकता है। यानी वैसा पोलर सॉल्वेंट जो H प्लस रिलीज कर सकता है उसको प्रोटिक कहेंगे, और वैसा पोलर सॉल्वेंट जो H प्लस रिलीज नहीं कर सकता उसको क्या कहेंगे, एप्रोटिक कहेंगे। चलिए, और नॉन पोलर तो आप जान ही रहे हो। जैसे नॉन पोलर में आपके पास CCl4 हो गया, टेट्राक्लोरो मीथेन हो गया, या सिंपली कह सकते हैं बेंजीन हो गया। दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बात क्लियर है? चलिए समझते हैं कि सॉल्वेंट किस तरीके से अफेक्ट डालते हैं रिएक्शन पे। अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट बेसिकली क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, या सिंपली कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की या तो रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे या घटा देंगे। इसी से क्या होता है, सॉल्वेंट अफेक्ट करता है रिएक्शन को। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और नहीं कर पाएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग हेलोजन का। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, अगर हम लोग टॉप टू अगर बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
बेसिसिटी की बात करेंगे तो ऊपर जाने से बेसिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेसिसिटी कहने का मीनिंग क्या है कि H प्लस कितना आसानी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस का मतलब सिंपल से समझो, प्रोटॉन खाना। जो जितना आसानी से प्रोटॉन खाना चाहेगा वो उतना क्या होगा, अच्छा बेस होगा। जैसे फ्लोरीन पे नेगेटिव है आपके पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन पे है और आयोडीन पे, ठीक है। अब देखेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, तो जो कम स्टेबल है वो आसानी से लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे को देना चाहेगा, तो ये क्या करता है, H प्लस को लोन पेयर दे करके HF बना लेता है सबसे जल्दी, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। तो टॉप बॉटम टू टॉप अगर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस चीज को समझेंगे, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम जाने से। वहीं अगर बात करें, सॉरी, ये बॉटम टू टॉप जाने से, वहीं अगर बात करें टॉप टू बॉटम जाने से, तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस चीज को यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक मिथेनॉल है, ठीक है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास फ्लोराइड आयन है और दूसरा आयोडाइड है। अब फ्लोराइड आयन है तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए इसमें मिथेनॉल है, मिथेनॉल की जगह वाटर भी ले सकते हो आप। मिथेनॉल में देखेंगे हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव। तो सारे हाइड्रोजन क्या किए, इसको चारों ओर से घेर के रखें। अब मान लीजिए ये छोटा है चार्ज में, इसके पास चार्ज छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसके पास, अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मोलिक्यूल इसको क्या करेंगे, सराउंड करके रखेंगे। अब बहुत ज्यादा मोलिक्यूल सराउंड करके रखेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होगा RX पे अटैक करने के लिए, है ना। RX पे अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्लोराइड की जो रिएक्टिविटी है सबसे कम है। कौन से सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक। बात क्लियर है, क्योंकि फ्लोराइड को क्या कर रहा है, घेर के रख रहा है, उसको अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। वहीं आयोडीन की अगर बात करेंगे तो इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है किसमें, पोलर प्रोटिक में। इस चीज को आप इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि फ्लोराइड और हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इस चीज को आप सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यानी इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। और वहीं आयोडीन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, वीक होगा। तो जो वीक होगा यानी ये क्या आसानी से यहाँ से निकल करके और RX पे अटैक कर सकता है, जबकि इसमें बात करें तो ये अटैक नहीं कर सकता है। आई होप पोलर प्रोटिक वाला आपको क्लियर हो रखा है कि क्यों फ्लोराइड का सबसे कम होता है और आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर बात करेंगे पोलर एप्रोटिक में, अब पोलर एप्रोटिक मीनिंग क्या होता है, पोलर एप्रोटिक में H प्लस देने वाला नहीं होता है। अब H प्लस देने वाला नहीं है, जैसे एग्जांपल है आपके पास DMSO, ठीक है। इसको कहते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। यहाँ पे सल्फर है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इसको कहते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब इस चीज को देखोगे तो ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास डेल पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर फ्लोराइड आयन ले रहे हैं या आयोडाइड ले रहे हैं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को ट्रैप करके ये नहीं रख सकता है ना। और नेगेटिव को ट्रैप करके नहीं रख सकता है, यानी अब ये भी अवेलेबल है अटैक करने के लिए और ये भी अवेलेबल है अटैक करने के लिए, दोनों अवेलेबल है। अब दोनों जब अवेलेबल है तो जो जितना ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास, मतलब सिंपली कह सकते हैं जो सबसे कम स्टेबल है, जिसके पास कह सकते जो छटपटा रहा है दुनिया में, वही क्या करेगा, अटैक करेगा आसानी से। तो इसीलिए क्या होता है, पोलर आपके पास एप्रोटिक सॉल्वेंट में
क्लोराइड क्या होता है, सबसे अच्छा, इसमें अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है पोलर एप्रोटिक में। वही ये क्या है, कह सकते हैं सिंपली बेकार, बेकार न्यूक्लियोफाइल है किसमें, पोलर एप्रोटिक में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज क्या करता है पोलर एप्रोटिक में, अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आप NaOH लिए हो या KOH लिए हो, ठीक है, NaOH लिए हो या KOH लिए हो, तो देखेंगे कि इसके पास क्या आ रहा है, डेल नेगेटिव। NaOH लेंगे तो Na प्लस, KOH लेंगे तो K प्लस मिलेगा, यानी इसको क्या करेगा, सराउंड करके रखेगा। किस तरीके से, यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्या करेगा, इसको सराउंड करके रखेगा। यानी पॉजिटिव पार्ट को सराउंड करके रखा तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा अटैक करने के लिए। या इस चीज को आप ऐसे कह सकते हो कि SN2 की अगर बात करेंगे, SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, ज्यादा फेवर करेगा। क्यों, क्योंकि पोलर एप्रोटिक में पॉजिटिव पार्ट को पकड़ के रख रहा है, नेगेटिव पार्ट फ्री है, उसको कोई ट्रैप करने वाला नहीं है, वो आसानी से अटैक कर सकता है। यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक SN2 के लिए अगर कराना हो तो सिंपली क्या कह सकते हैं, पोलर एप्रोटिक वाला क्या होगा, अच्छा सॉल्वेंट होगा। वहीं अगर बात करेंगे मान लो SN1 के लिए, तो SN1 के लिए क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। पोलर प्रोटिक क्यों, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लीजिए RX बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। यानी SN1 में बात करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होती है, सबसे पहले टूटती है, तो टूटने के लिए इसको सराउंड करना पड़ता है चारों ओर से, या सिंपली कह सकते हैं सॉल्वेंट जो क्या करता है, एनर्जी देता है। और सॉल्वेंट एनर्जी दे रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वहां पे अगर पोलर प्रोटिक वाला होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से इसको चारों ओर से सराउंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे सराउंड किया था उस तरीके से सराउंड करके इसको क्या करेगा, इधर खींचना शुरू करेगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो अगर बात करें SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक, और वहीं SN1 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, पोलर प्रोटिक क्या होगा, अच्छा सॉल्वेंट होगा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनका मिथेनॉल में न्यूक्लियोफिलिसिटी शो किया गया है कि इसमें अल्काइल आयोडाइड में या मिथाइल आयोडाइड में कह सकते हैं। इस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, देन आयोडाइड, देन साइनाइड, देन मिथोक्साइड, देन ब्रोमाइड, देन अमीन, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है किसकी, मिथेनॉल की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं जिससे क्या हो सके, न्यूक्लियोफाइल का जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं या जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्लियर हो सके। अगर बात करेंगे हमारे पास ब्रोमाइड और क्लोराइड है, तो वाटर में कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप कह सकते हो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको सराउंड कर लेता है चारों ओर से। जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसको ज्यादा सराउंड करके रखेगा, यानी वो कम अवेलेबल रहेगा। तो अगर मान लीजिए वाटर लेंगे, ये कैसा है, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है, इसको ज्यादा सराउंड करके रखेगा, यानी ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल। दूसरे की बात करें DMSO में, DMSO कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में जो कम स्टेबल है वो क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ देखेंगे तो कौन कम स्टेबल है, क्लोराइड, तो दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। चलिए सेम चीज की बात करेंगे वाटर में। वाटर फिर से क्या होगा, पोलर प्रोटिक, इसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको क्या करेगा, सराउंड करके रखेगा, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बाकी 4-5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहते हैं, आप इनको ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। समरी की बात करेंगे इसके लिए, तो इस टेबल के हेल्प से हम लोग समरी समझ सकते हैं SN1 या SN2 के लिए।
अगर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो SN1 के लिए बात करेंगे तो ये बेड होता है, यानी SN1 नहीं देता है, प्राइमरी SN1 नहीं देता है। सेकेंडरी की बात करेंगे तो पुअर SN1 देता है। टर्शियरी की बात करेंगे तो क्या होता है, ये एक्सीलेंट देता है। और नियोपेंटाइल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, SN1 बेड देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, इसलिए ये क्या होता है, बेड होता है। SN2 की बात करेंगे, एक्सीलेंट, गुड, पुअर, बेड। बेड या सिंपली कह सकते हैं ये देंगे ही नहीं SN2 रिएक्शन। ठीक है, बेड क्या कहेंगे, इनको सिंपली कह सकते हो आप, ये SN2 रिएक्शन देंगे नहीं। अब जैसे एलाइलिक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब एलाइलिक लेते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको कि अगर SN1 की बात करें, ठीक है, तो ये निकलता है तो यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। यानी इसको क्या कह सकते हैं, ये एक अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, सेम चीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जब इसको निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये भी क्या देगा, SN1 रिएक्शन अच्छा देगा। यहाँ अगर बात करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ से RO है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, X निकलने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब यहाँ आप सोचोगे, आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि सर इस पे तो -I इफेक्ट लगा रहा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ -I ना लगा करके इसके अगर p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसके पास भी p ऑर्बिटल में लोन पेयर है। लोन पेयर का क्या होता है, इसके साथ ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, या इसको सिंपल भाषा में कह सकते हो रेजोनेंस होता है। तो इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये भी क्या देता है, अच्छा SN1 रिएक्शन देता है। इसके लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये नहीं देगा SN1। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ 3 डिग्री तो देख रहे हो, लेकिन 3 डिग्री के साथ क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये SN1 रिएक्शन बहुत ही बुरी तरीके से देगा, या बहुत कम देगा, या सिंपली कह सकते हो क्या, ये देगा ही नहीं। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब SN2 कंपेयर करते हैं इसी सबस्ट्रेट पे कि SN2 किस में और किस तरीके से होगा। SN2 के लिए अगर बात करेंगे तो अब देखो, SN1 के लिए क्या कर रहा था, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा था। वहीं SN2 के लिए बात करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था कि उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है SN2 में, नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है, जैसे यहाँ से मान लीजिए इस चीज को क्या कह सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसके कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिवली चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यानी यहाँ से SN2 रिएक्शन भी क्या करेगा, ये अच्छा देगा। मुझे लगता है आपको ये बातें जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए वो याद आ रही होगी। एराइल हैलाइड में भी सेम केस होगा, सॉरी बेंजाइलिक हैलाइड में यहाँ से एलोजन है, ये SN2 रिएक्शन अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि अब ये किसके जैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा। इसमें देखेंगे तो ये SN1 बेटर देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ -I तो शो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव डेवलप होगा उसको क्या करेगा, वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करेगा। इसीलिए SN2 तो देगा, बट ज्यादा बेटर कौन सा होगा, SN1। इसके लिए बात करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है इसके लिए, तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन अच्छी होगी। इसके लिए बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आप सोच के और कमेंट करके बताना। इसमें तो दे रखा है पॉसिबल, बट क्यों पॉसिबल होगा और क्यों होगा, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों होगा। चलिए, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो SN1 रिएक्शन को, सॉरी SN1 और SN2 को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुई होगी, तो
जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लास्ट में जो बोलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू।